अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ग्रेड 11 या क्लास 11th केपीके बायोलॉजी कोर्स शुरू किया है। चैप्टर नंबर 8 तक हम पहुंच गए हैं, दैट इज डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। हमने प्लांट्स के हवाले से डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 8 का ये लेक्चर नंबर 2 होगा। हमने डिस्कस करना है डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स। आसान अल्फाज में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करनी है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कस किया कि प्लांट्स इस प्लेनेट के ऊपर हर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से प्लांट्स हर एक हैबिटेट में पाए जाते हैं। साथ में आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए डिस्कशन की कि प्लांट्स इवॉल्व हो गए हैं उससे एल्गी से, और साथ में आप लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि जो प्लांट्स स्पेशली डोमिनेंट थे, स्पेशली फर्न्स के हवाले से आप लोगों ने डिस्कशन की, वो पर्मियन पीरियड में और ट्रायसिक पीरियड में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थे, सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। हमने थोड़ी देर के लिए ये डिस्कशन करनी है कि चलो प्लांट्स जब भी इवॉल्व हो गए, जैसे भी इवॉल्व हो गए इस प्लेनेट के ऊपर, प्लांट्स असल में होते क्या है, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कल को अगर कोई चीज़ आप डिस्कवर करते हैं तो उसको प्लांट हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा। सो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम डिसाइड करेंगे कि ये प्लांट है और ये प्लांट नहीं है। देखते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं। बुक में लिखा है कि सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स आर एज फॉलोज। आसान अल्फाज में मैं बोलूंगा कि सम ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स आर एज फॉलोज। हायर प्लांट्स पोजेस independent sporophytes which may be trees, shrubs or herbs। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जब भी हम प्लांट्स का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो उनमें दो स्टेजेस आते हैं। उनमें से एक स्टेट को हम बोलते हैं या स्टेज को बोलते हैं स्पोरोफाइट, दूसरे स्टेज को हम नाम देते हैं गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बना रहा होता है और गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना रहा होता है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका हमें स्पोरोफाइट नजर आ रहा होता है, गेमेटोफाइट नजर नहीं आ रहा होता। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका हमें गेमेटोफाइट नजर आ रहा होता है, स्पोरोफाइट नजर नहीं आ रहा होता। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं कि बाहर अभी आप लोग देखेंगे जितने भी प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप एंजियोस्पर्म देख रहे हैं। इस एंजियोस्पर्म को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पूरे का पूरा एक प्लांट नजर आएगा जिसके लीव्स भी है, इसी के साथ साथ उनका स्टेम भी है, इसी के साथ साथ इनके रूट्स भी है। ये वाला जो प्लांट अभी आप लोग देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। तो चूंकि ये आपको नजर भी आ रहा है, ये अपने लिए फूड वगैरह खुद बना रहा है, खुद ही सेंथिसाइज कर रहा है, इसी वजह से स्पोरोफाइट जनरेशन को हम बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट जनरेशन है। क्यों? क्योंकि इनके ग्रीन लीव्स है, इन ग्रीन लीव्स की मदद से ये फोटोसिंथेसिस करता है, सॉइल से अपने लिए ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, स्टेम की मदद से वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इस वाले इंडिविजुअल को हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। कि हम बाद में वैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूं कि जब ये फ्लावर बना देते हैं तो फ्लावर के अंदर गेमेटोफाइट बन जाएगा। चूंकि वो गेमेटोफाइट इसके ऊपर पाया जाता है, इससे अपने लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेता है, तो मैं बोलूंगा कि गेमेटोफाइट इसका क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। सो फिलहाल के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं, उन हायर प्लांट्स में स्पोरोफाइट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर नाम लिया है कि जो एंजियोस्पर्म है उनमें स्पोरोफाइट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। बाकायदा वो हमें ट्री के फॉर्म में नजर आता है, या श्रब के फॉर्म में नजर आता है, या हर्ब के फॉर्म में नजर आता है। ट्री हो तो बहुत बड़ा हमें दिखेगा, श्रब्स थोड़े से छोटे होते हैं और हर्ब्स थोड़े से सॉफ्ट से होते हैं। Primitive members are trees, while shrubs and herbs are considered to be derived or more advanced.
ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि अगर हम ये देखते हैं कि ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में सबसे प्रिमिटिव कौन से है, सबसे पुराने कौन से है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बुक में डिस्कस किया है कि ट्रीज सबसे ज्यादा पुराने हैं, ट्री फॉर्म। जो श्रब्स और हर्ब्स है वो अभी अभी बने हैं, ये वाले एडवांस्ड फॉर्म है, या आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये बाद में इवॉल्व हो गए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, स्पेशली हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें हमेशा जो स्पोरोफाइट जनरेशन होगा वो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। ये पहला लाइन पता होना चाहिए। दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स ट्रेवर्स्ड बाय वेस्कुलर स्ट्रैंड। याद रखना है आप लोगों ने कि जब भी हम स्पोरोफाइट जनरेशन देखते हैं, स्पेशली ट्रीज का, श्रब्स का या हर्ब्स का, तो लिखा है कि उनमें लीव्स मौजूद होंगे, उनमें स्टेम मौजूद होंगे, उनमें रूट्स मौजूद होंगे। आसान अल्फाज में आप लोगों को प्लांट्स का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि प्लांट्स के रूट्स भी होते हैं, स्टेम भी होते हैं और लीव्स भी होते हैं। और इन रूट्स, स्टेम और लीव्स के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर वेस्कुलर स्ट्रैंड्स मौजूद होंगे, वेस्कुलर बंडल मौजूद होंगे, और वेस्कुलर बंडल का मतलब होगा जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होंगे। वो जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर साल्ट और वाटर एंड फूड को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो प्लांट का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे हैव इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ये स्पेशली हायर प्लांट्स की बात हो रही है। दूसरी बात आप लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स ऑलवेज हैव स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ऑल्दो इसमें थोड़ा सा डाउट है लेकिन बाद में ये क्लियर हो जाएगा। सो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्लांट्स के लीव्स भी होते हैं, स्टेम भी होते हैं और रूट्स भी मौजूद होते हैं, और उनमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर एज अ रूल स्टेशनरी और फिक्स टू वन प्लेस। प्लांट्स का जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है आप लोग डिस्कस कर लेंगे कि दे आर सिसाइल। सिसाइल का मतलब होगा दे आर नॉन मोटाइल। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इज अ रूल स्टेशनरी और फिक्स्ड का मतलब है कि प्लांट्स हमेशा लोकोमोशन नहीं कर सकते। आप लोग डिस्कस करेंगे कि दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो ये वाला सेंटेंस मैं चेंज करके लिखूंगा कि प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या बोलूंगा कि ऑल द प्लांट्स आर नॉन मोटाइल। एनिमल्स मूवमेंट कर सकते हैं। प्लांट्स का जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, दे यूजुअली पोजेस क्लोरोफिल विच इनेबल देम टू मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। आसान अल्फाज में ये वाला जो सेंटेंस है मैं चेंज कर दूंगा, मैं बोलूंगा कि दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होगा कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना जो फूड है वो क्या कर रहे होते हैं, वो खुद बना रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से। CO2 प्लस H2O आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये सिंपल सब्सटेंसेस है, और इससे C6H12O6 बनता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। सो आसान अल्फाज में इस वाले सेंटेंस को मैं चेंज कर दूंगा और मैं बोलूंगा कि ऑल द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, i.e. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो आप लोग डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स हमेशा क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड हासिल करते हैं। They take in material for food from soil in the form of solution of inorganic salt and from the atmosphere in the form of gases. ये वाला सेंटेंस और ऊपर वाला सेंटेंस दोनों को कंबाइन मिला के मैं ऑटोट्रॉफिक कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वाटर हमेशा कहाँ से आता है, ये सॉइल से इसके पास आता है, और जो CO2 है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस इसके पास आता है एटमॉस्फेयर से या हवा से। सो ये दोनों सेंटेंसेस को मैं कंबाइन करके बोलूंगा कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, i.e. they prepare their own food. Growth is generally restricted to places near the tips of organs and continues at regular interval throughout life. याद रखना है आप लोगों ने कि प्लांट्स में जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है, हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी इक्वली ग्रो नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग लीफ को देखते हैं तो एक स्पेसिफिक लिमिट तक वो ग्रो कर जाता है, फिर स्टॉप कर जाता है। अगर आप लोग इसके फ्रूट को देखते हैं तो वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक ग्रो कर जाता है और उसके बाद वो अपना फिर ग्रोथ क्या कर जाता है, स्टॉप कर जाता है।
सो एक पार्ट ऑफ द बॉडी या कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऐसे है जो कि मुसलसल ग्रो कर रहे होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं, वो स्टॉप नहीं होते। और वो क्या है? वो टिप्स होते हैं। अगर हम रूट के टिप की बात करें, या हम शूट या स्टेम के टिप की बात करें, या हम ब्रांचेस के टिप की बात करें, तो आप बोलेंगे कि ये मुसलसल ग्रो करेंगे। और रीजन आप सबको पता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसकी मदद से सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है और प्लांट मुसलसल ग्रो कर रहा होता है। ये आप लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है। पूरी लाइफ आप लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट ग्रो कर रहा होता है। सो आप लोग ये बात बिल्कुल क्लियरली लिख सकते हैं कि ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी डज नॉट ग्रो यूनिफॉर्मली या इक्वली। ग्रोथ इज लिमिटेड to specific areas of the plant body only, and these specific areas are root tips या shoot tips. This growth of the plant body is because of meristematic tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मदद से दे ग्रो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ। मुसलसल पूरी जिंदगी जो है वो प्लांट हमेशा क्या कर रहे होते हैं? ग्रो कर रहे होते हैं। दे may not be apparently sensitive to external stimuli. They can show response. जिस तरह आप लोग एनिमल्स देख रहे होते हैं, तो एनिमल्स हमेशा अपने एनवायरनमेंट में सेंसिटिविटी शो करते हैं। सेंसिटिविटी मीन कि हर एक चीज से वो इफेक्ट हो रहे होते हैं और हर एक चीज के अगेंस्ट वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। अगर इनकेस लाइट की इंटेंसिटी तेज हो जाए तो हम रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, कम हो जाए तो रिएक्शन करना शुरू करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, हम डायरेक्ट रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। CO2 इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, हम रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। अगर प्रेडेटर हमारे पास आता है, कोई शिकारी, तो हम रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो प्लांट्स याद रखेंगे कि ये भी सेंसिटिव है, ये भी बाकायदा रिएक्शन शो कर रहे होते हैं, लेकिन इनका जो सेंसिटिविटी है वो हमारे सेंसिटिविटी से क्या है? डिफरेंट है। तो अपेरेंटली ये दिखता है कि ये सेंसिटिव नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये सेंसिटिव है। ये बहुत सारी चेंजेस के लिए, बहुत सारे एक्सटर्नल चेंजेस के लिए, एक्सटर्नल स्टिमुलाई मीन एक्सटर्नल चेंजेस के लिए ये रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनके सनलाइट कम होता है या ज्यादा होता है तो उसकी वजह से इनके लीव्स मुरझा जाते हैं या लीव्स इनके क्या हो जाते हैं? स्ट्रेट हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसकी वजह से इनका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। CO2 इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चेंज होता है। तो इस बात का क्या मतलब है कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स है, प्लांट सेंसिटिव है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी स्टिमुलाई आते हैं, उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स शो करते हैं, लेकिन अपेरेंटली वो नहीं दिखता। रिस्पॉन्ड होता है लेकिन वो अपेरेंटली दिखता नहीं है। देयर सेल वॉल आर सराउंडेड बाय फॉर्म सेल वॉल कॉल्ड सेल्यूलोज। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि प्लांट्स के पास बाकायदा सेल वॉल होता है, और ये सेल वॉल किस चीज से बना होगा? ये सेल्यूलोज से बना होता है। सो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने डिस्कस किए हैं प्लांट्स के। मैं इसको रिवाइज कर देता हूं 1 मिनट में, आप लोगों ने गौर से सुनना है, अंडरस्टैंड करना है। कल को अगर आप कोई प्लांट डिस्कवर करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करते हैं, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लांट है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग ये देख ले कि क्या उनके सेल वॉल में सेल्यूलोज है या नहीं है। अगर सेल्यूलोज मौजूद है तो ये प्लांट होगा। याद रखना है आप लोगों ने, प्लांट लिविंग थिंग्स है और बाकायदा अपने एनवायरनमेंट में ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। बहुत सारी चीजों के अंदर जब चेंज आ रहा होता है तो रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ अगर हो रहा है, हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी इक्वली ग्रोथ नहीं कर रहा होता। उसके जो टिप्स होते हैं, शूट के टिप होते हैं, यू रूट के टिप होते हैं या ब्रांचेस के टिप होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं, पूरी जिंदगी ग्रो कर रहे होते हैं। प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर से ये अपने सॉइल से अपने लिए वाटर लेते हैं और सिंपल से कॉम्प्लेक्स फूड बनाते हैं। इसका मतलब प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है और एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो आप लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेशनरी या फिक्स्ड होते हैं। दूसरे अल्फाज में मैं बोलूंगा नॉन मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके बाकायदा रूट, स्टेम और लीव्स मौजूद होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये ज़रूरी बात है। और उन रूट्स, लीव्स और स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होंगे।
एंड इसके साथ साथ आप लोग याद रखेंगे कि जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं, उनमें इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है। बाद में आप लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ प्लांट्स में जो गेमेटोफाइट है वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट या डोमिनेंट होता है। सो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स है। मेरे ख्याल में कि कुछ न कुछ हद तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और रिपीटेडली मैं बता रहा हूँ कि मैं लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे नोट्स देखना चाहते हैं, मेरे साथ लाइव क्लास लेक्चर आप लोग ले सकते हैं। उसमें क्वेश्चन आंसर भी होता है। मैं जिस तरह भी लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखूंगा और हमारी डिस्कशन ऐसी ही चलती रहेगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।